नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। करंट अफेयर्स के सीरीज़ में, वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग आज तीसरे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग मई 11 से लेकर मई 18 तक का जो वीक था उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस हफ्ते का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इशूज़ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। नंबर 1 वर्ल्ड बैंक, नंबर 2 IMF, नंबर 3 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नंबर 3 UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रैंकिंग जारी करती है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे अगली स्लाइड में। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 71st, 72nd, 73rd, 74th। तो 74th। तो भारत की रैंकिंग क्या है? 74th। कौन सी इंडेक्स में? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है पहले समझिए। देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब समझिए। देखो, एनर्जी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो ऊर्जा यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है पावर सेक्टर की। किसकी बात हो रही है? पावर सेक्टर यानी बिजली। समझ में आ रहा है? बिजली। देखिए, हमारे देश में या किसी भी विश्व के किसी भी देश में जो कंजम्पशन होता है एनर्जी का, वो बिजली के रूप में होता है। कंजम्पशन मतलब उपभोग हम ऊर्जा का करते हैं, वो बिजली के रूप में करते हैं। अब ये जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले से बनाई जाती है और जल से बनाई जाती है। जल विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, थर्मल जो पावर जनरेशन होती है वो होती है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन होती है, विंड पावर जनरेशन होती है, सोलर पावर जनरेशन होती है। तो ढेर सारी उसमें होती हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में कवर किया था करंट अफेयर्स के कि जो हमारे जो ऊर्जा स्रोत हैं या हमारे बिजली के स्रोत हैं वो दो है। एक नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक है और दूसरा पारंपरिक है। एक पारंपरिक है और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक में हम लोग कोयले से बिजली बनाते हैं, ठीक है। गैर पारंपरिक में अगर हम बात करें, विंड से बनाते हैं, सोलर से बनाते हैं, हाइडल से बनाते हैं, या जो है तापीय ऊर्जा से क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा से बनाते हैं यानी जियो थर्मल बनाते हैं। उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहा है कि पारंपरिक से गैर पारंपरिक की तरफ जो प्रसार हो रहा है, यानी कि जो हम कन्वेंशनल तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम नॉन कन्वेंशनल तरीके से जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कितने इफ़ेक्टिव तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उन देशों की रैंकिंग है। तो इन देशों की रैंकिंग भारत 74वें स्थान पर है। अब इस रैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। इंडिया हैज़ मूव्ड अप 2 पोजीशन टू रैंक 74th विद अ स्कोर ऑफ दिस। ये रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच जिसे कहते हैं। ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दावोस, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? दावोस, स्विट्जरलैंड में है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है उसमें क्या होता है, पूरे विश्व के जितने भी फाइनेंशियल एजेंसीज होती हैं, जितने भी बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, वो सब मीटिंग करते हैं। साल भर में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में आगे की इकोनॉमी की दिशा और दशा दोनों पर चर्चा करते हैं। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? देखिए, बहुत सारे डेज होते हैं जो डेली कुछ ना कुछ दिवस होता है। आप सबको सब नहीं याद करने हैं, उसमें से केवल इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन्हीं को आपको कवर करने हैं। उनमें से एक ये है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। तो कब ये किया जाता है? 11 मई। ये कैसे किया जाता है आगे हम स्लाइड में देखेंगे, क्यों किया जाता है ये भी आगे स्लाइड में देखेंगे। तब तक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में कोविड-19 संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह भारतीय जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 5%, 10%, 15%, 20%। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही है, काफ़ी लोग इसको कवर कर चुके होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी है। तो सही आंसर क्या है? जीडीपी का 10%। अब दोनों क्वेश्चन का
बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है देखते हैं। देखिए, जो 1998 में भारत ने क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे। और इस परमाणु बम के परीक्षण को कैसे उसने अंजाम दिया, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, सभी प्रकार की चुनौतियों को दर्शाती हुई खूबसूरत फिल्म जॉन अब्राहम जी ने बनाई थी, उसका नाम था परमाणु। याद होगा आपको। तो उस मूवी को आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है, काफ़ी जो है जानकारी आपको मिलेगी। ये देखिए, ये पिक्चर है उस समय का जब परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। उस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और इस पूरे ऑपरेशन को जो लीड किया गया था या इसके सूत्रधार थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, क्योंकि वो उस समय भारतीय जो परमाणु एजेंसी है उसके सलाहकार थे, या मतलब बड़े पद पर थे वो। तो उन्होंने ही इसको लीड किया था। तो ये पिक्चर मैंने आपको इसीलिए दिखाई है ताकि आप लोग याद कर सकें। तो चूँकि हमने उस दिन परमाणु बम का परीक्षण किया था, दुनिया को हमने बताया कि हम परमाणु बम बना सकते हैं और उसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट थी हमारे देश के लिए, इसीलिए हम इस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। ये भारत का जो परमाणु बम परीक्षण था ये दूसरा था। पहली बार जब कब किया था हमने, 1974 में, जब इंदिरा जी की सरकार थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत ने पहली बार परमाणु बम परीक्षण कब किया है? 1974 इंदिरा जी के शासनकाल में। और दूसरी बार कब किया? 1998 में परमाणु बम। ये सब भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी, जो वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है आप लोगों को पता ही होगा, उसे आत्मनिर्भर भारत योजना के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी इसको लेकर मीम्स बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो कुल पैकेज उसका जो है आरबीआई का पैकेज और जो पिछला पैकेज था 1,70,000 करोड़ का, वो उसको सब मिलाकर ये 20 लाख करोड़ का है, जो कि भारत की जीडीपी का 20% है। अब जीडीपी क्या होता है? देखिए, जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की उत्पादन क्षमता होती है एक साल में। अब जीडीपी क्या है? जैसे भारत में क्या होता है, वस्तु यानी कि गुड्स और सर्विसेज, दो चीज़ उत्पादित की जाती हैं। जो भी गुड्स या सर्विसेज उत्पादित होती है एक साल के लिए, उसकी जो टोटल वैल्यू निकाल ली जाए वही उस साल की जीडीपी कहलाएगी। यानी कि समझ में आ रहा है, मान लीजिए कोई देश पेन 10 रुपये का पेन बनाता है और एक साल में वो 1 लाख पेन बनाता है और कुछ नहीं बनाता, तो उसकी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 1 लाख इंटू 10, यानी कि 10 लाख रुपए जीडीपी हो जाएगी। किसी देश की जो उत्पादन क्षमता होती है उसको जो मौद्रिक मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, यानी मॉनेटरी वैल्यू ले ली जाती है, तो वही जीडीपी कहलाती है। बाकी इकोनॉमी में आप लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जीडीपी हमारी भारत में कितनी है? तो लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास है। 3 ट्रिलियन डॉलर। समझ में आ रहा है कितना? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की जीडीपी कितनी है। इंडिया की जीडीपी लगभग कितनी है? 3 ट्रिलियन डॉलर है, यानी 3 खरब डॉलर। ये भारत के लगभग हमारी जीडीपी है। और इसका 20% अगर आप निकालोगे, सॉरी 10% निकालोगे, तो वही आसपास वो 20 लाख करोड़ के आसपास। ये रुपए में है, ध्यान दीजिए, ये रुपए। इसको जब हम डॉलर को कन्वर्ट करते हैं, 7 3 21 आ गया ना, 7 3 21 हो जाएगा ना, 70 रुपये के आसपास है डॉलर। तो 21 वही उसका 10% निकालेंगे तो 20 लाख करोड़ के आसपास आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को कितने राशि की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है? 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। तो कितना कराई गई है? 3 लाख करोड़ रुपए का जो है ये कैश, मतलब जो है ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब ये एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल, ये लिखा हुआ है क्या जो है, लिखे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये छोटे उद्योगों को एक तरह से कहा, छोटे और मध्यम स्केल के जो उद्योग होते हैं उसको सम्मिलित करते हुए एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है। इसका एक डिफरेंट मिनिस्ट्री भी है और इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी एमएसएमई मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण सुविधा उपलब्ध कराया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है समझिए। देखिए, जो माइक्रो स्केल पे इंडस्ट्री होती है वो कितना होती है? पहले डेफिनेशन कुछ और थी, ये पुरानी डेफिनेशन है। अभी रिवाइज जो डेफिनेशन है, यानी कि अब बदल दिया गया है। अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, यानी कि कोई वस्तु का निर्माण कर रहा हो, या सर्विस सेक्टर हो, यानी कि जैसे कि सर्विस सेक्टर को जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर होते हैं। तो कोई भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का है
तथा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए सालाना का है तो माइक्रो स्केल के इंडस्ट्री में काउंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई जूते की फैक्ट्री है, उसका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे रहता है, तथा उसका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो मशीन उसने लगाया है, जो प्रोडक्ट पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, वो 1 करोड़ रुपए अगर किए हैं तो वो माइक्रो स्केल की इंडस्ट्री में आएगी। स्मॉल में क्या होगा, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट है तथा टर्नओवर 5 से लेकर 50 करोड़ के बीच में है तो स्मॉल कहलाएगा। मीडियम क्या होगा, 10 के ऊपर और 20 करोड़ के नीचे अगर होता है तो मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट हो गए और टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे यानी 50 से 100, तो क्या हो गया, 5 करोड़ तक का टर्नओवर माइक्रो, 50 करोड़ 5 से 50 तक का टर्नओवर स्मॉल, 50 से 100 करोड़ का टर्नओवर मीडियम। तो ये टर्नओवर के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने ये डेफिनेशन देखा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि इसे अभी और रिवाइज करने की बातचीत चल रही है, वो जब फाइनलाइज हो जाएगा तब हम आपको उसे अगले स्लाइड में, अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये था एमएसएमई सेक्टर। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। अभी ये पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, 2 कारणों से, दोनों कारण हम समझेंगे। तो पहले ये आपसे पूछते हैं, लिपुलेख दर्रा यानी लिपुलेख पास किस राज्य में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड। आगे अभी हम देखेंगे स्लाइड में। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को कितनी धनराशि आवंटित की गई है, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। तो सही आंसर क्या है, 30,000 करोड़। आगे देखते हैं। देखिए, हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी ने एक पुल का उद्घाटन किया है। जो पुल है, ये पुल दिख रहा है आपको, ये धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ती है। ये देखिए, ये लिपुलेख दर्रा है। दर्रा क्या होता है, हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो 2 पर्वतों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। ये दर्रा यानी ये पास क्या करता है, पर्वत की दोनों घाटियों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत, बीच में देखिए एक रास्ता एक गया हुआ है। तो ये जो रास्ता है यही है दर्रा। अब देखिए, लिपुलेख और धारचूला को जोड़ते हुए एक पुल का निर्माण किया गया है, तो इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने इसको जो है इनॉग्रेट किया। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है, अगर रोड का इनॉग्रेशन था तो रक्षा मंत्री को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पर रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था। कहाँ पर, बॉर्डर पर, भारत चाइना के बॉर्डर पर उत्तराखंड में ये जो है पुल बनाया गया था। और बॉर्डर के किनारे पर जो भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं करता, बल्कि कौन करता है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1962 में ये इस्टेब्लिश किया था भारत चीन युद्ध के बाद। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि बॉर्डर पर स्थित सड़क का निर्माण करना, जो भारतीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उस पर अगर किसी भी तरह का सड़क निर्माण का कार्य करना है तो यही संस्था उसे कंडक्ट करेगी। और BRO किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अब समझ में आया क्यों राजनाथ सिंह जी ने इसे इनॉग्रेट किया, क्लियर हुआ। हाँ, अब लिपुलेख दर्रे की बात कर देते हैं। तो लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और दर्रे हैं, जैसे कि याद रखना है, उत्तराखंड के दर्रे को याद रखना है तो हेमा मालिनी, क्या याद रखना, हेमा मालिनी। माँ से माना, ली से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा। तो माना, लिपुलेख, नीति, ये प्रमुख दर्रे जो उत्तराखंड में स्थित हैं। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, अभी नेपाल के साथ हमारा कुछ सीमा का विवाद चल रहा है और पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी टेंशन बढ़ी है बॉर्डर पर। ये हुआ क्या है कि लिपुलेख जो दर्रा है या लिपुलेख जो क्षेत्र है, इसे नेपाल ने अपना क्षेत्र जो है माना है और इसे अपने मैप पे दिखाने की कोशिश की है, जिसका भारतीय विदेश मंत्रालय ने कठोरता के साथ जवाब दिया है। अब ये आगे इस तरह के सीमा विवाद का निपटारा कैसे होगा, इसको लेकर दोनों देश के जो डिप्लोमेट्स हैं वो आपस में बैठेंगे और इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये भी एक न्यूज़ थी। आगे हमने बात की एनबीएफसी सेक्टर को 30,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जो है ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है, यानी स्पेशल लिक्विडिटी मतलब विशेष रूप से तरलता उपलब्ध कराने, यानी कैश उपलब्ध कराने की स्कीम है। ये एनबीएफसी होता क्या है, इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पहले फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब समझिए। वित्तीय संस्था उसे कहते हैं जो ऋण देने और ऋण देने का कार्य करती है। तो एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है ये एक तरह का सेमी बैंक होती है। सेमी बैंक मतलब जैसे बैंक क्या करती है, ये ऋण देती है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है।
कस्टमर से डिपॉजिट लेती है और कस्टमर को ही लेंडिंग करती है यानी ऋण देती है। लेकिन जो ये बैंक का काम होता है, लेकिन जो एनबीएफसी होती है उनका एक पक्षीय कार्य होता है। वो केवल और केवल क्या करती है, ऋण सुविधा उपलब्ध कराती हैं। समझ में आया, इसीलिए वो एनबीएफसी कहलाती है। जैसे मिथुट फाइनेंस है या जी कंट्री वाइड है, ऐसे चोलामंडलम है, तो ऐसे से ढेर सारी जो है वित्तीय संस्थाएं हैं जो ऋण उपलब्ध कराती हैं लोगों को ज़रूरत पर। इसीलिए वो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऋण सुविधा उपलब्ध कराने से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता है और पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में जब यूज़ किया जाता है तो उससे जॉब्स वगैरह क्रिएट होती हैं। तो एनबीएफसी को इस समय संकट का सामना करना पड़ रहा था कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण, इसलिए 30,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की बात की गई है आत्मनिर्भर भारत योजना में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR ने हाल ही में कोविड-19 के संकट से लड़ने के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को कौन सा गीत लॉन्च किया है? यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी फाइट, यूनाइटेड वी केयर, यूनाइटेड वी लीड। तो सही आंसर क्या है? यूनाइटेड वी फाइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि HDFC बैंक ने भी इस तरह का एक मोटिवेशनल सॉन्ग लॉन्च किया था। उसका क्या क्या था हमने बताया था, याद करो। HDFC ने क्या, हम जीतेंगे, क्या था, समझ में आ गया ना? हाँ, तो उसी तरह ICCR ने भी एक गाना लॉन्च किया है, तो यूनाइटेड वी फाइट उस सॉन्ग का नाम है। हाल ही में किस संस्था ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? LIC, SBI, ICICI प्रूडेंशियल या बजाज एलियांज। तो सही आंसर क्या है? SBI जनरल इंश्योरेंस। देखिए, SBI बैंक के साथ साथ इसका एक विंग इंश्योरेंस का भी कार्य करती है, इंश्योरेंस सेवाएं देती है। और उसी SBI जनरल इंश्योरेंस संस्था ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है कोविड-19 संकट को समय। समझ में आ रहा है? हाँ, देख लेते हैं। ये देखिए सॉन्ग जो उसमें लॉन्च किया गया है, तो उसमें इन लोगों ने आवाज़ दिया। ये उषा उत्थुप जी है, इनकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी है। ये 80s 90s के 80s में मुख्यतः बेहतर तरीके से गाती थी। हरि ओम हरि, दम मारो दम, ये इस तरह के इनके गाने थे। और ये सलीम मर्चेंट जी हैं, बाकी और को मैं उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ। हाँ, तो ये हो गया ICCR का गाना। अब SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या है इसका? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने FIR, क्योंकि देखिए इस समय कोविड-19 का संकट चल रहा है और सभी लोगों को अपने घर में सुरक्षित रहने का आदेश दिया गया है कि घर में रहें, लॉकडाउन चल रहा है। इसलिए अगर कहीं FIR वगैरह करनी है तो समस्या आ रही है। तो इसीलिए इस तरह की एक स्कीम निकाला गया है मध्य प्रदेश में कि आप अपने घर से ही FIR कर सकें। तो ये मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य, अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान जी हैं। और उनके राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन जी हैं। और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें, ढेर सारे नेशनल पार्क हैं। पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, फाजिल नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है। ढेर सारे नेशनल पार्क है, ये हमने देखा था। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया है और स्कूली बच्चों को ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराया जाएगा दूरदर्शन के माध्यम से। तो ये एक जो है अच्छा कदम है झारखंड सरकार का लॉकडाउन का यूटिलाइज़ करने के लिए। अब देखिए, झारखंड से आपको क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री जी कौन है इस समय? हेमंत सोरेन जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन जी, जो कि इनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, शिबू सोरेन जी। तो वो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड से और भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या है? बहुत बड़ा कोल्ड रिजर्व है वहाँ पर, कोयले का भंडार है, लोहे का भंडार है, लोहे के खाने हैं, बहुत सारी खाने, ठीक है, कोयले की खाने हैं। आपने जो मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें भी कोयले को लेकर जो पॉलिटिक्स होती है उसके इर्द गिर्द मूवी बनी थी। और झारखंड में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। गंगा साहिबगंज जिले से होकर जाती है, झारखंड की खासियत है। वहाँ छोटा नागपुर का पठार भी है। तो ये झारखंड की खासियत थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने मिशन सागर लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला, हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को सहयोग करना।
बंगाल की खाड़ी के देशों को सहयोग करना, प्रशांत महासागर के पूर्वी द्वीपीय देशों को सहयोग करना, अरब सागर के देशों को सहयोग करना। सही आंसर क्या है? हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को सहयोग करना। ये क्या है समझते हैं। देखिए अभी इससे मिलते जुलते एक स्कीम लॉन्च किया था, वंदे भारत मिशन, जिसके अंतर्गत हम विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत में प्लेन यानी एयरवेज के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे हिंद महासागर में देखिए ये जो आइलैंड्स हैं, जैसे सेशेल्स हैं, मालदीव है, डियोगो गार्सिया है, एंग्ले एगलिया है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, एजम्पशन है, ढेर सारे इसमें आइलैंड्स हैं। तो ये संकट का सामना कर रहे हैं, तो उनकी सहायता के लिए मिशन सागर भारत ने एक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, हाँ, तो ये इंडियन ओशन में जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए एक तरह से ये आउटरीच प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान। सही आंसर क्या है? अफगानिस्तान। अब ये प्रश्न, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ पर क्यों पूछ लिया? क्योंकि एससीओ अभी चर्चा में रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था? देखिए ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 2001 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो मेंबर हैं ये 8 सदस्य हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान सबसे बाद में जुड़े हैं, ये 2016 में जुड़े थे। ठीक है, हाँ, पहले ये नहीं था। देखिए इसमें मैप में दिखा हुआ है, जैसे ये 1 पे कौन है? चाइना है। ठीक है, दूसरे पे कौन है? कजाकिस्तान है। तो ये उनकी लोकेशन है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, तो हुआ क्या है, अभी हाल ही में जो हमारे एससीओ का वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग का मतलब समझ रहे हैं, एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी, क्योंकि फॉर्मल मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ बंद चल रहा है कोविड-19 संकट को देखते हुए। तो वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इसमें भारतीय विदेश मंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एससीओ के मेंबर कौन कौन से देश हैं? 8 देश हैं, ये हमने लिस्ट आपको दे रखी है। तो भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं। इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो यूरेशिया क्षेत्र है, समझ में आ रहा है? यूरेशिया यानी कि रूस और ये एशिया का क्षेत्र मिलाकर यूरेशिया क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, चाहे वो वित्तीय सहयोग हो, चाहे वो सिक्योरिटी के पैटर्न को देखते हुए हो, तो उसी तरह का ये है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? खेल एवं युवा मंत्रालय यानी कि स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री। तो किसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। और एमएसएमई के बारे में अभी हमने डिटेल में देखा था पिछले स्लाइड्स में। तो हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश? सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है चैंपियन पोर्टल। ये चैंपियन पोर्टल का ये पूरे तरह पोर्टल है। देखिए इस समय जो है हमने आपको बताया था कि 3 लाख करोड़ रुपए का इसे फाइनेंस किया गया है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। इतना इस क्षेत्र को इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दिया है? क्योंकि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने वाला जो क्षेत्र होता है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ही होता है। तो अगर इसको फंड उपलब्ध कराया जाएगा तो छोटे छोटे उद्योग डेवलप होंगे। ये जो छोटे छोटे उद्योग डेवलप होते हैं वो गाँव में होते हैं या छोटे शहरों में होते हैं। तो इससे छोटे शहरों और गाँवों में रोजगार बढ़ेगा। और यही तो सरकार का मोटो है, जब तक छोटे शहरों और ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक देश का विकास की कल्पना अधूरी है। इसलिए एमएसएमई सेक्टर को बहुत प्रमोट किया जाता है। और एमएसएमई की महत्ता को देखते हुए इस बार इसके मंत्रालय में यानी कि इनकी जो केंद्रीय मंत्री है उनका प्रभार किसको दिया गया है? नितिन गडकरी जी। क्योंकि पिछली सरकार में ये एक परफॉर्मर की तरह उभर कर आए थे, क्योंकि सड़कों का जो इन्होंने नेटवर्क स्थापित किया एज सड़क मंत्री, एज केंद्रीय परिवहन मंत्री के रूप में, वो काबिले तारीफ रहा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया था और अभी भी काम कर रहे हैं। गंगा की सफाई का भी इन्होंने काम किया था, तो काफ़ी बेहतर इनका परफॉर्मेंस रहा है। इसीलिए मोदी जी इनके महत्व को समझते हुए एमएसएमई सेक्टर को इनके हवाले कर दिया है एक तरह से। आगे ये प्रवासी भारतीय मित्र क्या है? प्रवासी राहत मित्र ये एक मोबाइल ऐप है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, इसमें जैसे कि जो आप लोग देख रहे हैं टीवी पे बड़ी दयनीय स्थिति देखने को मिल रही, जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आ रहे हैं
उनके रोजगार को उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी स्थानीय स्तर पर। तो उसी की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जिसमें प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भारतीय सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्रमोद सिंघल, विद्यावती, तारा सुब्रमण्यम, अदिति देसाई। तो सही आंसर क्या होगा? वी विद्यावती। ये क्या होता है आगे देखते हैं। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन जी का देहांत हुआ है। वो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे या पत्रकार थे? वो एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। दोनों को देख लेते हैं। देखिए ये है वी विद्यापति जी, ये एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है? भारत के अंदर जो भी ऐतिहासिक अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उनकी जांच करना, उसका अन्वेषण करना, अन्वेषण मतलब एक्सप्लोर करना, ये सारा कार्य करती है। मतलब इतिहास के संकलन की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस डिपार्टमेंट की होती है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसने गठित किया था? ये 1861 में इसका गठन हुआ था। 1861 में किसने गठित किया था? कनिंघम जी एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने इसे गठित किया था। और कनिंघम जी को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। समझ में आया? एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1861 में इसका गठन हुआ था। एमिनेंट हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेवन पासे सवे, ये एक इतिहासकार थे और इनकी अभी डेथ हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय नगर ने प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु? सही आंसर क्या है? बेंगलोर। किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को हाल ही में भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना गया है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, केम्पागौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर, सरदार पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद, नेताजी बोस एयरपोर्ट कोलकाता। देखिए कभी कभी ये नाम पूछ लिए जाते हैं और ये शहरों से मिलान कराने को आ जाता है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। भारत के अंदर जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेरे स्टूडेंट जानते हैं, हमने उनको पढ़ाया है, उनकी लिस्ट दी है, उसको आज रिपीट कर लीजिएगा। जैसे करंट में कोई न्यूज़ आता है तो उसका बैकग्राउंड क्लियर कर लेना चाहिए। तो अभी जैसे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हमने न्यूज़ पढ़ा, तो आज ही आपको सभी जो भारतीय जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनकी सूची बनानी चाहिए और उसे याद कर लेना चाहिए। तो सही आंसर इसका क्या है? केम्पागौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर। देख लेते हैं ये दोनों न्यूज़ क्या है। देखिए प्राणवायु प्रोग्राम क्या है? देखो बेंगलोर में समस्या क्या है? देखो जितने भी बड़े शहर हैं उसमें पोल्यूशन का एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो प्राणवायु प्रोग्राम क्या है? ये भारत मतलब एक तरह से प्रोग्राम किया है तो को स्वच्छ वायु उपलब्ध कराने के लिए क्या करना चाहिए शहर के स्तर पर, इसी को लेकर कुछ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये जो बेंगलोर है, इसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट और इन इंडिया एंड ऑल्सो इन सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया है और भारत है उसके अंतर्गत ये सबसे अच्छा एयरपोर्ट चूज़ किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बेंगलोर की अगर हम बात करें, ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? जो है BS येदियुरप्पा जी इसके मुख्यमंत्री जी हैं। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से घिरा हुआ है। तेलंगाना अब नहीं है, तेलंगाना भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर तेलंगाना भी है। तो देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से घिरा हुआ है। बेंगलोर से लगभग कुछ दूरी 80-90 किलोमीटर दूर कोलार है। कोलार जो कि सोने की खान के लिए फेमस है। इसके अलावा कर्नाटक में कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरकोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क है जो कर्नाटक में है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो अभी हाल ही में टाइगर की काउंटिंग हुई थी भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या 526 कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। और दूसरे पे कौन है? कर्नाटक, 524। इसे पहले टाइगर स्टेट कहा जाता था, अब फिर से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट हो गया। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने होप पोर्टल की शुरुआत की है? होप पोर्टल हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? सही आंसर इसका क्या है? उत्तराखंड। आगे देख लेंगे। हाल ही में तेलिया रुमाल और सोहराय खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है, वो क्रमशः किन राज्यों से संबंधित हैं? तेलंगाना व झारखंड, बिहार व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। देखिए जो तेलिया रुमाल है ये कहाँ का है, ये तेलंगाना राज्य का प्रोडक्ट है, और जो ये सोहराय खोवर पेंटिंग है ये झारखंड का प्रोडक्ट है। ये दोनों न्यूज़ के डिटेल को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए होप पोर्टल की शुरुआत उत्तराखंड के सीएम जी ने किया है। इसमें क्या है, कुशल पेशेवर पंजीकरण फॉर्म है, एक तरह से स्किल्ड प्रोफेशनल है, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लोगों से भरवाया जाएगा। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। देखिए बहुत सारे प्रवासी लौट कर आ रहे हैं, तो उनको जो बेरोजगार लोग हैं उनको कैसे जॉब उपलब्ध कराया जाए उसको लेकर ये होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें आपको अपना जो है डिटेल भरना होगा, आगे फिर सरकार के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी और सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करेगी जॉब उपलब्ध कराने के लिए। और ये जो ये देख रहे हैं ये एक तरह का पेंटिंग है जो कि सोहराय खोवर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये जो है झारखंड के जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो इसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का मतलब हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले करंट अफेयर में। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स। ये मतलब क्या होता है, जब भी किसी कृषि उत्पाद या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को किसी खास क्षेत्र से संबंधित कर दिया जाता है तो उसे उसका जीआई टैग मिल जाता है। जैसे ये पेंटिंग कॉमर्शियली कोई और राज्य इस्तेमाल नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। तो इसे झारखंड का एक तरह से पेटेंट की तरह से होता है कि इस पर झारखंड को एक पेटेंट मिल गया है। और इसी तरह से जो ये तेलिया रुमाल है ये तेलंगाना का एक स्पेशल रुमाल है, इस पर भी उनको एक तरह से जीआई टैग मिल गया है। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स बैंक ने कोविड-19 संकट से उबरने के लिए भारत को कितनी राशि का ऋण दिया है? $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन और $4 बिलियन। तो सही आंसर इसका क्या है? $1 बिलियन ब्रिक्स बैंक ने दिया है। अगला देखते हैं। अगला फीफा अंडर-17 विमेन वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। भारत में ये आयोजन किया जाएगा। तो देख लेते हैं। फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप ये रीशेड्यूल हो गया है, जो कि फरवरी में होना था। ठीक है, तो ये देखिए विच इंडिया विल बी होस्टिंग हैज़ बिन रिशेड्यूल्ड टू February 17 टिल March 7 अब जो है ये 2021 में होगा कुल मिला के। अभी ये फरवरी में होना था। क्लियर है। तो कोविड-19 संकट को देखते हुए इसे आगे रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब ये 2021 में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। अब इंडिया जो है $1 बिलियन का लोन प्राप्त कर रहा है। किससे? ब्रिक्स बैंक से। ब्रिक्स बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि न्यू विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चाइना। और इसके प्रेसिडेंट हैं केवी कामत, जो कि पहले नीति आयोग के सदस्य हुआ करते थे। और इसकी स्थापना कब हुई है? 15 जुलाई को। ये ब्रिक्स बैंक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें ये 5 जो उभरती हुई विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 5 जो सब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं उनको ज्वाइन करते हुए, उनको कोलैबोरेट करते हुए एक संगठन बनाया गया है ब्रिक्स। तो ये जो ब्रिक्स संगठन है इसका ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ब्रिक्स जो है 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। पहले ये ब्रिक हुआ करता था। तो ये कभी इन्फॉर्मेशन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखिएगा। तो ब्रिक्स ने 2014 में अपना खुद का एक बैंक बना दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि आपस में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो उसी से लेकर भारत को ऋण प्राप्त हुआ है। ये था फीफा का हमने आपको बताया था। फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड इसका स्लोगन है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा का गठन हुआ था 1904 में। और इसका काम क्या है? पूरे विश्व में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कराया जाता है वो फीफा ही कंडक्ट कराती है। तो आज के करंट अफेयर्स में हमने 24-25 क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया। देखिए मैं केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करा रहा हूँ। क्वेश्चन तो संख्या और भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ उसे नहीं ऐड करता हूँ। जो मुझे लगता है मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरे एक्सपीरियंस से कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, उन्हीं को मैं इंक्लूड करता हूँ। वैसे भी अगर 25 क्वेश्चन हफ्ते हमने कवर किए और उससे अगर आप देखिए उसका बैकग्राउंड जब क्लियर करते हैं तो 25 का ऑलरेडी 35-40 क्वेश्चन हो जाता है। तो 35 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं और वीकली वाइज अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ये लगभग 140 क्वेश्चन मंथली हो जाएगा, 150 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये बहुत है इतना। साल भर में अगर हम देखेंगे तो 12 से अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बहुत है इतना।
हाँ, इतना अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से अगर 80% आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 80 to 90% यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ ग्रेट